Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 10 students, as promised, this video is for you. And in this video, inshallah, we'll be discussing about your maths second assessment, which is on Monday. And we'll be discussing about the important details of the assessment, the topics, the weightages of different topics. और कुछ फॉर्मूलाज भी मैंने लिख के रखे हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो रिवीजन भी इस वीडियो में हो जाए और सारे फॉर्मूलाज भी तुम्हें जो है वो एक जगह मिल जाए लिखे हुए। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। इसमें तुम लोग के जो कंसर्न्स होते हैं, जनरली जो कंसर्न्स होते हैं असेसमेंट के, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और बाकी फिर ये है कि इंशाल्लाह तुम लोग के जो और क्वेरीज होंगी वो तुम लोग जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, या मैं लाइव सेशन का भी प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह फ्राइडे को या सैटरडे को। तो वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह, तो तुम उसमें भी जो है वो अपनी क्वेरीज और कंसर्न जो है मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप तुम लोग की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो जो है वो तुम लोग को थोड़ा सा हेल्प करेगी इंशाल्लाह कि तुम्हारी प्रिपरेशन और फोकस्ड हो जाएगी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। और संडे को भी जो है वो अपने जहन में रखना भाई, संडे को तुम्हें पता है वर्ल्ड कप का फाइनल है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करना और पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर करना कि पाकिस्तान फाइनल जीत जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह तुम लोग का असेसमेंट जो है सेकंड असेसमेंट मंडे को वो भी बहुत अच्छा हो जाए और तुम सबके जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स आ जाए, आमीन। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द इंफॉर्मेशन। जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे तुम लोग को देनी है उसको स्टार्ट करते हैं। गौर से देखना है इस वीडियो को। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द असेसमेंट इज द मार्क्स। 25 मार्क्स का इस बार आपका असेसमेंट है और यू विल बी गिवन 45 मिनट्स आपको मिलेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। कैलकुलेटर अलाउ है बिल्कुल। तो P1 और P2 नहीं है कुछ भी, एक ही पेपर है, 25 मार्क्स का है और आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। अच्छा, डिफ़िकल्टी लेवल का ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल इस असेसमेंट का पहले वाले से ज़्यादा है भाई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स भी बढ़ गए, इसी वजह से हमने मार्क्स भी बढ़ा दिए हैं, टाइम भी बढ़ा दिया है। तो ये वाला जो असेसमेंट है ना, ये ठीक ठाक मुश्किल है। तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी और आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैंने एक जो है वो सजेशन मेरे पास ये है कि तुम जो है वो असेसमेंट से पहले, जैसे संडे का देना है तुम्हारे पास, संडे का बिल्कुल जो आखिर का टाइम होता है रात का, उसमें तुम एक काम ये करना कि अपने आप को जो है ना वो खुद एक टेस्ट बनाना अपने लिए, 25 मार्क्स का बनाना या किसी से बनवा लेना और उसको 45 मिनट्स में बैठ के कंप्लीट करने की कोशिश करना। और मतलब टाइमर सेट कर लेना अपने पास और जो है वो देखना कि ये जो 25 मार्क्स का जो टेस्ट बना है ये मैं कितनी देर में सॉल्व कर रहा हूँ। तो 45 मिनट्स का टाइम सेट कर देना, तो उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन जो है ना वो किस तरह की है। और ये है कि अगले दिन के लिए भी तुम प्रिपेयर हो जाओगे कि भाई मंडे को जब मेरा असेसमेंट है, जब मैं क्लास में बैठाऊंगा तो थोड़ा सा ये कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये इस तरह जो है ना प्रैक्टिस को अपनी जो है वो टाइम सेट करके करोगे तो वो जो पैनिक वाला जो एक तुम्हारा जो इशू होता है कि एग्जाम्स में मुझे पैनिक आ जाता है, मुझे सब समझ में आता है, मुझे सब आता है लेकिन मैं सब भूल जाता हूँ, तो वो इस वजह से होता है कि तुम लोग की जो प्रैक्टिस होती है ना वो मतलब तुम ऐसे माहौल में बैठ के नहीं करते हो, तुम लोग फ्री प्रैक्टिस करते हो बिल्कुल। आधे आधे घंटे में एक सवाल कर रहे हो तो एक सवाल करके उठ के चले जाते हो, फिर आते हो फिर सवाल सॉल्व करते हो। तो फिर ये इस तरह प्रैक्टिस में ना फिर ये वो वाला जो प्रेशर होता है ना वो नहीं आता। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि भाई जो है ना वो 45 मिनट्स के टेस्ट बनाओ, 40 मिनट्स के अपने लिए टेस्ट बनाओ कि भाई ये 3 क्वेश्चन हैं, ये मुझे जो है वो 15 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। तो और टाइमर लगा के जो है वो उसको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो ये जो है ना ज़्यादा बेहतर तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो ये काम जो है वो इस बार करके देखना, फिर मुझे बताना कि मतलब ये अफेक्टिव था कि नहीं था। तो एक छोटा सा टेस्ट बना लेना और उसको 25 मार्क्स का रख के उसको देखना कि वो कितने टाइम में हो रहा है, या 45 मिनट सेट कर लेना और फिर देखना कि वो टेस्ट तुमसे जो है वो इतने रिक्वायर्ड टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, प्लस ये है कि कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर लेके आना। कैलकुलेटर में जो है मैंने तुम्हें ये बताया था कि लेटेस्ट जो मॉडल है, मतलब जो नया मॉडल है उसको खरीद लो, क्योंकि वो जो पुराने मॉडल्स हैं ना उसमें डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेशंस नहीं होती। आपको पता है आपके पास जो है वो कैलकुलेशंस बढ़ गई हैं, जैसे कोसाइन रूल अगर आप लगा रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, तो आप समटाइम्स ऐसा होता है कि कैलकुलेटर गलत आंसर दे रहा होता है, जिसकी वजह से फिर आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपका आंसर सही नहीं आता। तो वो भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपकी प्रैक्टिस को जो है वो थोड़ा सा जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर जो है वो एक नए मॉडल का ले लो, रिसेंट जो है जो लेटेस्ट मॉडल है वो ले लो, या थोड़ा सा जो है वो पुराना, ज़्यादा पुराना मत लेना, थोड़ा कम पुराना मॉडल का जो है वो कैलकुलेटर ले लो।
और कैलकुलेशंस की भी प्रैक्टिस किया करो। मतलब इस तरह देखो कि कभी कभार अपने हाथ से भी जो है वो प्रैक्टिस कर लिया करो, कैलकुलेटर को थोड़ा सा साइड में रख दिया करो, क्योंकि आपको पता है पेपर वन भी है आपके पास। तो ये कुछ तुम्हारे लिए सजेशंस थी, ठीक है। और बाकी ये कि मैं एक चीज़ और बताई थी कि कैलकुलेटर को जब ऑन करो तो जाहिर सी बात है मोड ऊपर देख लिया करो। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मतलब ऐसा होता है कि उनका भाई भी यूज़ कर रहा होता है, बहन भी यूज़ कर रही होती है, तो वो डिफरेंट मोड्स में जो है वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं कैलकुलेटर को। तो आपके पास जब कैलकुलेटर आता है आप बगैर मोड देखे उसको जो है वो सॉल्व करना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो गलत आ जाता है। तो मार्क्स की बात हो गई, 25 मार्क्स, 45 मिनट्स हो गए, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ है। और डिफ़िकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया कि भाई मुश्किल है असेसमेंट इस बार का, आपको प्रिपरेशन जो है वो ठीक ठाक करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। और बाकी टॉपिक्स की बात करूं तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। और 10 to 15 मार्क्स जो है आउट ऑफ 25 मार्क्स, ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, समझो आधा तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है D2 से। D2 में चैप्टर नंबर 10 और 11 है पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, तो वहां से स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद ये D3 में आती है, और D3 में जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, जिसको फर्दर ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। और फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास वो जो था वो साइन और कोसाइन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल वाला टॉपिक होता है। उसके बाद जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, फिर साइन रूल होता है, कोसाइन रूल होता है, फिर बेरिंग आता है, उसके बाद 3D वर्ड प्रॉब्लम्स आता है। तो ये पूरा जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्री का इतना बड़ा टॉपिक है। इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन भी आता है, आपको याद है। तो एलिवेशन और डिप्रेशन एक्सरसाइज 9A है बेरिंग से पहले वाली, बेरिंग की 9B है एक्सरसाइज। और जो वो है 3 डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स, उसकी एक्सरसाइज 9C है। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। लेकिन यह है कि अगर तुम इम्पोर्टेंट मुझसे पूछना चाह रहे हो कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो मैं उसमें तुम्हें यही बोलूंगा कि भाई अगर आप साइन और कोसाइन रूल अच्छी तरीके से कर लेते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छी तरीके से कर लेते हो, बेरिंग और 3D वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर लेते हो, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, वो बड़े आसानी से असेसमेंट का सॉल्व कर लोगे। क्योंकि असेसमेंट आपको पता है थोड़ा सा मिक्स बना है, उसमें हर चीज़ जो है वो कहते हैं ना मिक्स फ्लेवर है। तो हर चीज़ जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो असेस की गई है। तो ये चार चीज़ें अगर तुम कर लेते हो, साइन और कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब मैं एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, हाफ AB × sin C वाला, इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में सारा का सारा नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। लेकिन जब हम ये 3 डायमेंशनल वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, क्योंकि यहाँ सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं। अच्छा, बेरिंग के क्वेश्चंस भी बिल्कुल पास पेपर से करो। और ये जो रीसेंट पास पेपर्स होते हैं 5 साल के, जो रीसेंट आपके पास पेपर्स हैं, इनके क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो बेरिंग के लिए तुम्हें पता है, बेरिंग की बात करूं तो बेरिंग तुम्हें सबसे पहले अगर बेरिंग का वर्ड आता है तो तुम्हें ये जो है वो आइडिया लगाना होता है कि मुझे नॉर्थ बनाना है। तो नॉर्थ बनाने के लिए तुम्हें जो है वो देखना पड़ता है कि फ्रॉम का वर्ड कहाँ है। तो फ्रॉम के बाद जो भी लेटर लिखा होता है तुम उस पे नॉर्थ बनाते हो, नॉर्थ जो है बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड बनता है। और फिर आप क्लॉकवाइज जो है वो मूव करना शुरू करते हो, और आप उस लाइन तक जाते हो जिसकी बेरिंग आपको फाइंड करनी है। तो बेरिंग पहले मार्क करते हैं और उसके बाद जो है उसको फाइंड करते हैं। तो बेरिंग के लिए जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जो दो नॉर्थ के बीच में जो इनसाइड एंगल्स बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो तुम्हें आता है तो तुम जो है वो बेरिंग का क्वेश्चन जो हमने असेसमेंट में दिया उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो बेरिंग के लिए जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। साइन और कोसाइन रूल मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ इस वीडियो में, इंशाल्लाह एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देख लेते हैं। और 3D वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो असेसमेंट में जो क्वेश्चन आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो थोड़ा सा 3D टाइप का है, उसका जो शेप है वो थोड़ा सा 3D टाइप का है। तो ये चीज़ जो है ना थोड़ा सा देख लेना, उसके अंदर जो है मतलब 3D को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक्सरसाइज 9C की। तो जो आपके पास जो फिगर है ना उसमें थोड़ा सा जो है वो 3D टच है, समझो इस तरह ना। तो ये वाला टॉपिक जो है इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है 10 to 15, तो आपको इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक हमने अभी अभी पढ़ा है रिसेंटली, तो आपको जो है वो ज़्यादा इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी, क्योंकि पहले असेसमेंट में भी हमने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक दिया था, तो साइन रूल तक हमने दिया था वहाँ। तो आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो री करो और इसकी प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 5 to 7 मार्क्स का आ रहा है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो आपको चार चीजें देखनी है। एक तो आपको ग्रेडियंट निकालनी आनी चाहिए, और फिर मिड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करना है। देन कम्स द डिस्टेंस फार्मूला और द लेंथ फार्मूला, और फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो कि आपको अपने जहन में रखनी है। इसको इनके सारे फॉर्मूलाज अभी डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इसकी वेटेज जो है वो 5 to 7 मार्क्स की है। और ये अगर चार चीजें आपने कर ली तो फिर ये आराम से जो है वो आपका असेसमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास है कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रेंस एंड सिमिलैरिटी की जो वेटेज है वो 3 to 5 मार्क्स है। ठीक है, और इसमें तुम्हें सिर्फ दो चीजें करनी है, एक तो टेस्ट करने हैं सारे। कॉन्ग्रेंस के हमारे पास चार टेस्ट होते हैं। ठीक है, साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो कॉन्ग्रेंस के हमारे पास चार टेस्ट होते हैं। सिमिलैरिटी के हमारे पास तीन टेस्ट होते हैं। एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है साइड एंगल साइड, और एक एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट का फॉर्मेट जो होता है कि भाई अगर मुझे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट या सिमिलर प्रूफ करना है तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट तुम्हें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि आप जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। देखो, आपको आपके पास इतने सारे टेस्ट हैं, तो इतने सारे टेस्ट तो परफॉर्म नहीं होते, एक ही टेस्ट परफॉर्म होता है, और वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो फिगर है उसमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। अगर तीन साइड्स गिवन है तो फिर आप साइड 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 वाला लगाते हो। अगर एक एंगल और दो साइड्स हैं और ये एंगल इंक्लूडेड एंगल है तो ऐसे एस लगता है। तो ये चीजें जो है वो आपकी फिगर पे डिपेंड करती हैं। तो ये अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना कि भाई मुझे किस तरह जो है वो प्रूफ करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। कॉन्ग्रेंट का वर्ड मैंने तुम्हें बताया था, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम का मतलब होता है कि भाई एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड की लेंथ भी बिल्कुल इक्वल होगी। और जब सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो सिमिलैरिटी में एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन साइड जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन साइड का रेशियो जो है वो सेम होता है। तो ये चीजें जो है वो तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करनी पड़ेंगी क्योंकि ये ग्रेड 9 में तुमने की थी। तो दो चीजें तुम्हें इस टॉपिक में करनी है। द फर्स्ट थिंग इज द टेस्ट, तुम्हें टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो फाइंड द मिसिंग वैल्यूज नहीं होती, कॉन्ग्रेंट में तो नहीं होती फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि कॉन्ग्रेंट तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, वो तो नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन सिमिलैरिटी में वो आपसे पूछता है फाइंड द मिसिंग साइड। तो वो आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी वेटेज 3 to 5 मार्क्स है, तो ज़्यादा जो है वो इतना इससे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि टेस्ट जो है इन पे जो है वो फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज सर्कल प्रॉपर्टीज, ये 2 to 4 मार्क्स का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और सर्कल प्रॉपर्टीज में हमने सिर्फ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज हैं जो रेडियस, टेंजेंट और कॉर्ड से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आप अपनी D3 की बुक खोलोगे तो इसमें जो समरी आती है चैप्टर के आखिर में, ये चैप्टर नंबर 13 है सर्कल प्रॉपर्टीज। तो इसके आखिर में जो समरी है, तो उस समरी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो उसमें फर्स्ट फोर सिमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहली वाली प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, कि अगर मैं किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर गिराऊं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती थी कि रेडियस और टेंजेंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री पे मीट करते हैं। जब भी आपको रेडियस और टेंजेंट मिलते हुए नजर आएंगे वहां 90 डिग्री बनेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी कहती थी कि भाई अगर दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर तो उनकी लेंथ भी बिल्कुल बराबर होगी, ये थर्ड हो जाती है। और फिर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इक्वल टेंजेंट्स वाली, जो कहती है कि भाई अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो बराबर होगी और दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी और ये रेडियस और टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी है, तो इस पे जो है वो फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि ये 2 to 4 मार्क्स का है। तो इससे जो है वो इतना तो नहीं पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन इसका आ जाएगा। एक हो गया, उसके दो पार्ट या तीन पार्ट्स हो जाएंगे, या चार पार्ट्स भी हो सकते हैं एक एक नंबर के। तो ये चीज़ जो है इसको देख लेना। तो चार ही प्रॉपर्टीज हमने डाली हैं, हमने एंगल प्रॉपर्टीज नहीं डाली। वो जो एंगल एट द सेंटर और एंगल एट द सर्कमफेरेंस वाली जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली है, ये सब हमने नहीं डाला। हमने सिर्फ चार सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डाली हैं। आप D3 खोलोगे तो आपको जब चैप्टर नंबर 13 के एंड पे जाओगे, यहाँ समरी होती है, वहाँ हेडिंग के हिसाब से जो है ना वो फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज जो है सिमेट्रिकल की, सिर्फ आपको वही करनी है, आपको एंगल प्रॉपर्टीज नहीं करनी। तो ये तो थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी मुझसे पूछ लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक की बात करूं तो मैंने तुम्हें बोला है साइन और कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसाइन रूल की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे जो है
वो एंगल और लेंथ फाइंड आउट करनी है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेटली। राइट एंगल ट्राइंगल पे आप कभी भी साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं लगाते। साइन रूल और कोसाइन रूल अगर आप कभी राइट एंगल ट्राइंगल पे लगाओगे तो आपको आंसर सही मिल जाता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि सीआई जो है वो क्लियरली अपने जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें लिखता है कि भाई नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए वी हैव कोसाइन रूल एंड साइन रूल, राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए वी हैव पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह करोगे। तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आता है, और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन रूल और कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल की एप्लीकेशन ये है कि कोसाइन रूल उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास थ्री साइड्स गिवन हो और हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तीन साइड्स आपको जो है मैं देता हूँ किसी ट्राइंगल की, और आपसे अगर मैं एंगल पूछूं तो फिर आप कोसाइन रूल यूज करोगे। अच्छा, दूसरी वाली है टू साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल। जब टू साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल मैं आपको दूं और आपसे जो है वो एक साइड की लेंथ पूछूं तो आप कोसाइन रूल यूज करते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्री साइड्स अगर मैं आपको किसी ट्राइंगल की दे रहा हूँ और आपसे एंगल पूछ रहा हूँ तब आप कोसाइन रूल यूज करते हो, या मैं आपको टू साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल देके आपसे साइड पूछ रहा हूँ तो आप जो है वो कोसाइन रूल यूज करते हो। कोसाइन रूल साइड्स का और एंगल्स का बिल्कुल अलग है। पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आपको साइड ए की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जैसे साइड ए इस वक्त हमारे पास बीसी है, तो अगर हमें बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली वो हमें ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ और ये वाला जो एंगल है इनके बीच वाला इंक्लूडेड एंगल ये वो हमें देगा, और हमें जो है वो बीसी फाइंड करना होगा, तभी हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। तो कोसाइन रूल ये कहता है कि भाई जो साइड तुम्हें फाइंड आउट करनी है ना उसका स्क्वायर कर दो। जैसे मुझे बीसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं लिखूंगा कि बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी के अलावा जो जो दो साइड्स हैं मेरे पास जो गिवन है मैं इनके स्क्वायर्स को ऐड अप करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, यहाँ जो साइड लिखी होगी जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा इसका स्क्वायर करूंगा, प्लस करूंगा उसमें ये वाली साइड का स्क्वायर, उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद टू आता है, और फिर यही जो स्टार्ट में मैंने दो साइड्स लिखी है ना स्क्वायर वाली जिनको ऐड किया है, यही दो साइड जो है वो टू के साथ आती हैं, और फिर आखिर में जो है वो कॉस ऑफ दैट एंगल जो कि इस साइड के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा जो मुझे गिवन होगा वो जो है उसका कॉस आता है। तो ये इस तरह जो है ना मैं साइड का फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करता, मैं पैटर्न समझता हूँ। पैटर्न ये है कि जो साइड मुझे चाहिए उससे मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे बीसी मुझे चाहिए तो मैं बीसी से स्टार्ट करूंगा, बीसी के अलावा जो दो साइड्स होंगे वो मुझे गिवन होंगे, उनके स्क्वायर्स को मैं ऐड अप करूंगा, फिर मैं माइनस टू लिखूंगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगा शुरू की दो साइड से जो मैंने लिखी है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कॉस ऑफ द एंगल जो कि एंगल गिवन होगा। अच्छा, अब ये देखो कि ये माइनस के बाद ये जो पूरा है ना ये एक टर्म है। ऐसा नहीं करना कि आपने बी स्क्वायर निकाला फिर सी स्क्वायर निकाला और उसमें से माइनस टू कर दिया, तो ये आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो ये जो माइनस टू बी सी कॉस है ये पूरी की पूरी एक टर्म है, आप इसको एक साथ सॉल्व करोगे। अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट कर लो, लेकिन अगर आपके पास ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता, गलती करता है, तो फिर आप इसको अलग अलग करके करोगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टार्ट में कि भाई थोड़ा सा रीसेंट एक जो है वो लेटेस्ट मॉडल खरीद लो, ताकि ये कि ये सारी कैलकुलेशंस आप डायरेक्टली कर सको। अच्छा, अगर आपको ये वाली साइड चाहिए ए बी, तो आप जो है ये बाकी दो साइड से स्टार्ट करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर वही माइनस आएगा, फिर टू आएगा, और फिर यही दो साइड्स आएंगी मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद जो है ना इनके बीच का एंगल आएगा, क्योंकि आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है तो ये वाला एंगल आएगा इसके सामने वाला, वो कॉस के साथ आ जाएगा। ये कोसाइन रूल होता है लेंथ का। एंगल के लिए ऐसा होता है कि जो एंगल आपको फाइंड आउट करना होता है, जैसे अगर मुझे एंगल ए फाइंड आउट करना है तो वो मुझे तीन साइड्स देगा, और तीनों साइड मेरे पास होंगी तभी मैं एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल कहता है कि भाई अगर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके सामने वाली साइड जो है ना वो माइनस के बाद जाएगी, बाकी दो ऐड होंगी। ठीक है, तो अब मुझे ए फाइंड करना है, मुझे कॉस ए फाइंड करना है, तो मैंने कॉस ए से स्टार्ट किया इज इक्वल्स टू ये जो बाकी की दो साइड्स हैं ये पहले आएंगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल के सामने वाली साइड है वो माइनस के बाद आएगी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स, और यही जो दो साइड मैंने शुरू में लिखी थी जो ऐड हुई थी वही नीचे आ जाती है। अगर मैं कॉस बी की बात करता तो कॉस बी के सामने वाली साइड ये बी है तो ये माइनस के बाद चले जाती, ये दोनों ऐड में आ जाती। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले आता, फिर माइनस बी स्क्वायर आता, और डिनोमिनेटर में भी फिर सी और ए ही आता, क्योंकि जो शुरू की दो साइड होती हैं जो ऐड होती हैं वही डिनोमिनेटर में भी आती हैं टू के साथ। इसी तरह अगर मुझे सी का लिखना है तो सी के सामने वाली साइड सी है, ए बी है,
तो ए बी जो है, ए बी की जो भी लेंथ होगी वो माइनस के बाद चले जाएगी, तो बाकी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये पहले आ जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर में टू के साथ वही दो साइड्स आएंगी जो आपने शुरू में ऐड करी हैं। और फिर उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फिर आप डेफिनेटली कॉस इनवर्स ले लोगे और फिर आप एंगल की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये थोड़ा सा कोसाइन रूल था जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा साइन रूल है। साइन रूल बड़ा आसान है। साइन रूल की एप्लीकेशन ये है कि साइन रूल उस वक्त यूज होता है जब आपके पास दो एंगल्स और एक साइड होती है। तो दो एंगल्स जब भी आपके पास होंगे तो आप पहले जो है वो थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे 180 में से इन दोनों को माइनस करके, और उसके बाद फिर जो है वो आप साइन रूल लगाओगे। साइन रूल भी लेंथ का अलग है, एंगल का अलग है। लेंथ अगर आपको निकालनी है तो लेंथ जो है वो न्यूमरेटर में आ जाती है, और अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल न्यूमरेटर में आ जाता है, लेंथ डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो ये जो है वो साइन रूल भी हो गया। साइन रूल की एप्लीकेशन याद रखो, टू एंगल्स वन साइड और टू साइड्स और वन नॉन इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, दो एंगल्स और वन साइड देके वो आपसे साइड पूछेगा। ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स है तो थर्ड एंगल तो आप फाइंड कर ही सकते हो। तो दो एंगल्स और वन साइड देके वो आपसे एक साइड की लेंथ पूछेगा, तब आप साइन रूल यूज करोगे। या फिर वो आपसे दो साइड्स और वन नॉन इंक्लूडेड एंगल देके आपसे एंगल पूछेगा, तब आप साइन रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो है ना ये अपने जहन में रखना। नॉन इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये होता है कि जो दो गिवन साइड्स होती हैं उनके बीच का एंगल जो है ना वो इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। तो जो दो गिवन साइड्स होंगी उनके बीच का एंगल नहीं होगा, बाकी दो एंगल में से कोई एक होगा, वो नॉन इंक्लूडेड एंगल कहलाता है। फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन साइन है। अगर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपने लेंथ को न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइडेड बाय उसके सामने वाला जो एंगल है उसका साइन लेना है, और आपको पेयर अप करना होता है। ठीक है, पहली चीज हमेशा अननोन होती है। ये जो पहला नंबर होगा ना, जो पहला न्यूमरेटर होगा, वो हमेशा अननोन होगा जो आपको फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा जो तीनों चीजें होंगी ना ये नोन होनी चाहिए, वरना फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में दो चीजें अननोन रख दोगे तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और ये दो दो का पेयर बनता है, तीन का पेयर नहीं बनता। ठीक है, ये भी चीज आपको याद है। तो एंगल अगर चाहिए होगा तो एंगल को ऊपर रख लेंगे, साइन ऑफ ए। अगर साइड चाहिए होगी तो साइड को ऊपर रख लेंगे। फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल पे लगता ही है। ठीक है, जब भी आपको दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल और दो साइड्स गिवन होनी चाहिए, लेकिन वो एंगल जो है ना वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तभी आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया का फॉर्मूला वही है, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। और ए बी है तो मतलब ए बी का मतलब ये ए और ये बी है, तो एंगल आप इसके बीच का लोगे, मतलब साइन सी लोगे। और इसमें हमेशा साइन ही आता है, इसमें कॉस नहीं आता। तो ये फॉर्मूला भी जो है ना इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो है वो क्वेश्चन आ जाए। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो थे वो तुम लोग के साथ डिस्कस करने थे। ये तीनों फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज स्लोप है। स्लोप जो है वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट होती है। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट जो है वो राइज अपॉन रन होती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। राइज जो है वो y एक्सिस पे होता है, इसीलिए y ऊपर आ रहा है, और रन जो है वो x एक्सिस पे होता है, तो रन जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि अगर स्लोप पैरेलल लाइंस हैं दो, तो उनकी स्लोप बिल्कुल इक्वल होगी। ठीक है, अगर वो आपसे कहता है कि भाई मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक की ग्रेडियंट आपको, एक की स्लोप आपको दे देता है और बोलता है दूसरे की ग्रेडियंट या स्लोप बताओ, तो आप ये चीज़ याद रखना कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होती है। लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक की ग्रेडियंट दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर मैं बोलूँ कि भाई दो लाइंस हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक का ग्रेडियंट आपको दे दूं, तो दूसरा निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस ग्रेडियंट को रेसिप्रोकल करोगे, मतलब जो चीज डिनोमिनेटर में होगी उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, जो न्यूमरेटर में होगी उसको डिनोमिनेटर में ले जाओगे, और फिर साइन भी चेंज कर दोगे। अगर जो ओरिजिनल ग्रेडियंट है पहली वाली वो नेगेटिव है तो बाद वाली पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक ग्रेडियंट है 3/4। ठीक है, ये मैंने बोला कि भाई एक लाइन है जिसकी ग्रेडियंट है 3/4, और फिर मैंने आपको बोला कि भाई एक और लाइन है जो कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसकी ग्रेडियंट क्या होगी। तो आप क्या करोगे, इसको फ्लिप करोगे, मतलब 4 डिनोमिनेटर में तो 4 अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो 3 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और चूंकि ये पॉजिटिव है ये वाली ग्रेडियंट, तो ये वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो है वो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट होगी। और अगर मैं आपसे बोलता कि भाई एक लाइन है 3/4, उसकी ग्रेडियंट है
और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके पैरेलल है, तो उसकी ग्रेडियंट कितनी होगी। तो फिर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं और कुछ भी नहीं करोगे, बस आप बिल्कुल पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट सेम होती है तो आप उसको सेम लिख दोगे 3/4। अच्छा, फिर मिड पॉइंट आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला भी आपको पता है, एक्स को ऐड करो एक्स। आपको पता है हमेशा अपना फर्स्ट पॉइंट जो होता है हम उसको x1 y1 से लेबल करते हैं। हमेशा जो भी पॉइंट पहला लिखा होगा ना हम उसको x1 y1 से लेबल करेंगे। पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो पहला पॉइंट हमेशा हमारा x1 y1 हो जाता है और दूसरा पॉइंट हमेशा हमारा x2 y2 हो जाता है। इसी से हम ग्रेडियंट भी निकाल लेते हैं, इसी से हम मिड पॉइंट भी निकालते हैं, इसी से हम डिस्टेंस फार्मूला भी निकालते हैं। तो हमेशा जो है ना वो यही काम करना, अपने पहले पॉइंट को x1 y1 बोलना, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कहना। मिड पॉइंट के लिए दोनों x की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, कॉमा दोनों y की वैल्यूज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट, इसको हम लेंथ फार्मूला भी कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूले के लिए जो है ना वो हमने इस तरह के भी क्वेश्चंस किए थे जिसमें आइडेंटिटी वगैरह आ जाती है, तो आइडेंटिटी की भी प्रैक्टिस करना। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिस्टेंस का कि उसमें तुम्हें आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में किए थे जहाँ आपको डिस्टेंस दे देता है और यहाँ जो है वो एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा, जैसे सी दे देगा, और फिर आपको जो है वो आइडेंटिटी भी ओपन करनी पड़ती है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स भी करना पड़ता है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस फार्मूले के, ये पास पेपर से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो लाजमी पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सबसे ज़्यादा इसी की जो है वो प्रायोरिटी होती है, यही जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिस्टेंस फार्मूले के लिए ये फार्मूला भी करना है इसकी प्रैक्टिस, और फिर कुछ आइडेंटिटीज को ओपन कैसे करते हैं, जैसे a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, इनकी भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभार आइडेंटिटी भी वो दे देता है और बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज़ है वो इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू mx+b बोलो या y इज इक्वल्स टू mx+c बोलो, तो ये जो है वो आपको इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। इसमें ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करते हैं, इसमें y इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद जो है दोनों की वैल्यूज़ डाल के इक्वेशन बनाते हैं। तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना। इसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे भी डाली हुई हैं, ग्रेडियंट की, मिड पॉइंट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, तो वो सारी ऑर्डर में है, तो वहां से जो है इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी की भी मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की भी प्लेलिस्ट है। तो देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन द चैनल, इफ यू वांट टू वॉच देम। उनकी प्रैक्टिस करो, वहां से देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश करो। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी इसलिए मैंने कहा कि भाई डिस्कस कर लूँ तुम लोग के साथ। तो इसके अलावा जो कन्फ्यूजन है, जो क्वेरी है, तो वो लाजमी मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं तुम लोग को रिस्पॉन्ड करूं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम लोग का असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छा हो। बाकी ये कि प्रैक्टिस करो भाई, अपने पार्ट को पूरा करो, अपनी मेहनत पूरी करो, अपना 100% दो, और फिर अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोग को अच्छे ग्रेड से पास करेंगे। बाकी ये कि इंशाल्लाह लाइव सेशन की पूरी कोशिश करूँगा ताकि ये कि तुम लोग की कंसर्न्स और क्वेरीज जो है वो और क्लियर हो जाएं अच्छी तरीके से। बाकी कोशिश मेरी ये होगी कि साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूं ताकि तुम लोग की हेल्प हो जाए। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद मैथ गुरु। ऑल द बेस्ट फॉर योर असेसमेंट। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।